Hello friends, today we will do the chapter molecular basis of inheritance. ये चैप्टर जो है इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस आधार पे अक्सर यूनिट या एम्स में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस यूनिट को यानी कंप्लीट जैसे जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, ये कंप्लीट एक यूनिट है। इस यूनिट में लगभग 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 to 16 क्वेश्चन। इसीलिए इस चैप्टर को वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कहा जाए या इस यूनिट को, कंप्लीट यूनिट को वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट कहा जाए। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर में हम काफी कुछ सीखने वाले हैं। आइए बेसिक इस चैप्टर के कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। चैप्टर का नाम ही है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। अब आप सभी जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा वो मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम से बना होता है, नंबर ऑफ एटम से बना होता है। और नंबर ऑफ एटम्स जो है वो एक मॉलिक्यूल शो करेंगे तो मॉलिक्यूल की एक स्पेसिफिक टेंडेंसी होगी, एक स्पेसिफिक टेंडेंसी होगी। अब यहां हमें कौन से मॉलिक्यूल की बात करनी है, तो यहां हमें मॉलिक्यूल्स की स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की बात करनी है जो कि इनहेरिटेंस के लिए रिस्पांसिबल है। अब इनहेरिटेंस क्या है, आइए ये हेरिडिटी एंड वेरिएशन इस चैप्टर से डिस्कस करते हैं, डील करते हैं, जो कि फिफ्थ चैप्टर है। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मेंडेलियंस का काफी कॉम्पिटिशंस का है और उसकी बेस जो है ये चैप्टर डील्स किया गया है। तो यह हेरिडिटी का मतलब क्या, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम their parents to offspring, पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होना, या ये कह सकते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और दूसरा वेरिएशन, तो हमने ये टर्म जो है वेरिएशन जो है ये देखा है। वेरिएशन क्यों आया है, ड्यू टू meiotic division, Pacchittini प्रोफेज 1 या प्रोफेज 1 इस तरह से लिख देते हैं। इसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होता है जिसके कारण जो है तो हम वेरिएशन देखते हैं। तो हमें हेरिडिटी और वेरिएशन समझ में आ रहा है। अब ये हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी इज बी नथिंग बट द इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस। तो ट्रांसमिट होंगे कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। हम इसे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स कहते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। अब जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं वे कैरेक्टर्स किस माध्यम से जा रहे हैं, जीन्स के द्वारा जा रहे हैं। हमने कहा जीन्स के थ्रू फ्लो होते हैं। तो जीन्स क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। और डीएनए क्या है, एक्चुअल डीएनए इज अ मॉलिक्यूल्स, डीएनए इज अ मॉलिक्यूल्स। ये जो है मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो इस आधार पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, डीएनए के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज यहाँ हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए के बारे में। और इस चैप्टर में कुछ ग्लेंस या समरी इस तरह से है। आइए सबसे पहले हमें क्या देखना है, तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होगा। उसके बाद में डीएनए के स्ट्रक्चर के साथ साथ जो है वाटसन एंड क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक, फेडरिक क्रिक, जेम्स वाटसन, इन्होंने डीएनए मॉडल बताया
ये पढ़ेंगे। देन डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेट होगा, डुप्लीकेट होगा, कॉपी बनाएगा। इसी के साथ साथ यहां जो है तो डीएनए का स्ट्रक्चर रिप्लिकेशन एंड देन जो है तो सेमी कंजर्वेटिव मोड या मोड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन का मोड क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसे होंगे वो बताया है। सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव फॉर्म ऑफ डीएनए। देन उसके बाद में हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड जेनेटिक कोड। तो यहां जो है ट्रांसक्रिप्शन कब होगा, तो जब डीएनए का मॉलिक्यूल, डबल स्ट्रैंड का डीएनए मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंड के एमआरएनए में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस को हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन। और इस सिंगल स्ट्रैंड के एमआरएनए से क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। यहां जो है पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स बनेंगे और इस पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स को हम प्रोटीन कहते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन का सिंथेसाइज होगा। अब कौन सा प्रोटीन बन रहा है ये कोड करना आवश्यक है। तो कोड जो होगा वो स्पेसिफाई करेगा कि स्पेसिफिक प्रोटीन बन रहा है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स बन रहे हैं। इस प्रोटीन के, स्पेसिफिक प्रोटीन्स के कारण ही हम ये डिफाइन कर सकते हैं, डिवाइड या ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा प्रोटीन बन रहा है। इसके लिए यहाँ जो है जो कोड होगा उस कोड को हम कहते हैं जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड। और इस कोड की स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, तो जेनेटिक कोड जो है परफॉर्म स्पेसिफिक लैंग्वेज। आइए इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे वुमेन, हम पढ़ेंगे लैक्ट ऑपेरन, लैक्टोज ऑपेरन इन ई कोलाई की बात करेंगे। देन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो इस तरह से हमें इस चैप्टर में डील करने हैं सारे पॉइंट्स को। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड, किसी भी सेल को देख लिया जाए तो सेल के इनसाइड में जेनेटिक मटेरियल होगा, सेंट्रल न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के इनसाइड में जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। अगर हमने कहा कि सपोज ये जेनेटिक मटेरियल इस तरह से, ये डीएनए है और ये आउटर एरिया, ये न्यूक्लियस एरिया है इसका, और इसके सराउंडिंग जो है ये सेल का साइटोप्लाज्म। तो ये हमने लिख दिया साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस। यहां जो है तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और या यहां हमने सेल वॉल लिख दिया और इनसाइड में न्यूक्लियोलस। ये एक ट्रू सेल है, इस सेल को ट्रू सेल है, इस सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, एंड यूकैरियोटिक सेल। अब ये सेल जो है एनिमल सेल है, क्यों? क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस है और इस तरह से हम कहेंगे कि ये यूकैरियोटिक सेल है। अब इस यूकैरियोटिक सेल में ये जो डीएनए है ये इनसाइड न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डीएनए क्या है।
DNA, it is the heteropolymer polynucleotide sequence of molecules. सॉरी, हाँ, यहाँ पहले डिस्कस करते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो हमने न्यूक्लिक एसिड पहले डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अ हेटेरोपॉलीमर पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है डीएनए की। इट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है, द टर्म न्यूक्लिक एसिड was introduced in the form of nuclein by Frederick Mitchell. फ्रेडरिक मिचल ने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया है। इस टर्म को सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? न्यूक्लिक एसिड की बजाय न्यूक्लिन कहा। व्हाई? बिकॉज ऑफ इन पस सेल्स ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ जो है एनिमल्स के पस सेल से, इन्होंने काऊ के पस सेल से सबसे पहले ये सेल्स देखे, ये सब्सटेंसेस देखा न्यूक्लिक एसिड, और इस न्यूक्लिक एसिड को उन्होंने टर्म दिया न्यूक्लिन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि द टर्म न्यूक्लिन वाज गिवन बाय फ्रेडरिक मिचल, द टर्म व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लिक एसिड बाय फ्रेडरिक मिचल ने ये टर्म्स इंट्रोड्यूस किया। लेटर ऑन इसके बाद में जो है अल्टमैन की बात करते हैं। अल्टमैन इंट्रोड्यूस प्रॉपर मीनिंग of nucleic acid due to the structure of nucleic acid is acidic. न्यूक्लिक एसिड का नेचर कैसा है? एसिडिक है। इस आधार पे इन्होंने क्या कहा? न्यूक्लिक एसिड कहा। किसके? अल्टमैन के इंट्रोडक्शन। और अल्टमैन ने ये जो स्टोरी है ये किससे ली है? फ्रेडरिक मिचल से। तो फ्रेडरिक मिचल के किए हुए वर्क को इन्होंने फिर से दोहराया और इन्होंने देखा कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड एसिडिक नेचर परफॉर्म करता है, और इस एसिडिक नेचर के कारण इसे इन्होंने न्यूक्लिक एसिड कहा। अब न्यूक्लिक एसिड जो है यह दो तरह के हैं, हम सभी जानते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर टू टाइप्स, दैट इज टू बी डीएनए एंड आरएनए। दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड and RNA ribonucleic acid। डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंड अधिकतर होता है, डबल स्ट्रैंडेड, मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता है, लेकिन मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड, हेलिकल होता है, पढ़ने वाले हम, हेलिकल ट्विस्टेड होता है, एंड मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल होगा। इसीलिए दैट्स व्हाई, इसीलिए ये जो है जेनेटिक मटेरियल इन ऑल यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट।
एक्सेप्ट वायरसेस को छोड़, कुछ वायरसेस को छोड़। तो आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल ये जेनेटिक मटेरियल है किसका? इन वायरसेस। जैसे रेट्रोवायरसेस की बात कर लें, रियोवायरसेस की बात कर लें, ETC पढ़ने वाले इसकी याद है। तो ये जेनेटिक। अब आरएनए यहां ऐसा नहीं है कि यहां आरएनए नहीं होगा, आरएनए नॉन जेनेटिक फॉर्म ऑफ आरएनए पाए जाते हैं। और यहां जो आरएनए जो नॉन जेनेटिक फॉर्म में होंगे वह स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक एज ये जो है तो एडाप्टर का काम करेंगे, एडाप्टर्स का काम करते हैं, ये एंजाइमेटिक काम करते हैं, एंजाइमेटिक काम करते हैं, इनका डेफिनेट स्ट्रक्चरल होता है, यानी ये डेफिनेट स्ट्रक्चर और डेफिनेट फंक्शनिंग करते हैं। यहाँ जो है फंक्शनल यूनिट होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वायरस में जो पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, जो यूकैरियोट में और प्रोकैरियोट में यहाँ जो डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ आरएनए जो है यह भी पाया जाता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। आइए डीएनए के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। अब हमने कहा कि डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है। तो कोई भी डीएनए जो है ये अगर डबल स्ट्रैंडेड होगा तो इसके दो स्ट्रैंड पाए जाएंगे, ये लेडर के जैसा पाया जाएगा, इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाएगा इनका। सपोज हमने कहा ये डीएनए जो है यह इस तरह से स्ट्रक्चर। अब इसका एक प्राइम 3 पोजीशन 5 पोजीशन 5 पोजीशन 3 पोजीशंस इस तरह से होगा, या 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम पोजीशंस कहते हैं, प्राइम मींस पोजीशंस। तो इस तरह से ये पाया जाएगा। और इनके बीच में क्या होगा? नाइट्रोजन बेसेस। तो यहाँ पाए जाएंगे नाइट्रोजन बेसेस। नाइट्रोजन बेसेस सपोज हमने लिखा, सपोज यहाँ लिखा हमने ए, तो यहाँ होगा सामने डबल बॉन्ड टी, यानी ये डबल बॉन्ड, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है। और उसी के साथ साथ जो है तो ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड जी ट्रिपल बॉन्ड सी, या ए डबल बॉन्ड टी डबल बॉन्ड ए। इस तरह से हमें दिखाई देता है एक डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड। अब ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में यदि ये कहा जाए कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं ये देखना हो तो यहाँ क्या देखेंगे? ये एक नाइट्रोजन बेस, यहाँ सुगर, और इस साइड में फॉस्फेट जुड़ा होगा। तो फॉस्फेट, सुगर और नाइट्रोजन बेस, ये कंप्लीट जो है यह कंप्लीट एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक उसी तरह से इस साइड में भी होगा, एक सुगर होगा, एक फॉस्फेट जुड़ा होगा, इस तरह से ये कंप्लीट दूसरा होगा। इस तरह से ये पेयर में दिखाई दे रहा है। अब यहां से बात ये समझ में आ रही है कि यहाँ एक सुगर, एक फॉस्फेट, एक नाइट्रोजन बेस, एक न्यूक्लियोटाइड बना रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड के लिए एक सुगर प्लस एक नाइट्रोजन बेस प्लस एक फॉस्फेट, एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। इसी तरह से इस साइड में भी है। इस तरह से ये लैडर लाइक ट्विस्टेड फोल्डिंग डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए पाया जाता है। जबकि हम आरएनए की बात कर ले तो ये कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। यहाँ जो है स्ट्रैंड कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंड होगा। और यहाँ जो है तो ये जो दिखाई दे रहा है प्यूरिन और पिरिमिडिन बेसिस, प्यूरिन और पिरिमिडिन बेसिस जो है यहाँ हमेशा इक्वल होंगे, यानी प्यूरिन बेसिस, प्यूरिन बेसिस इज इक्वल टू पिरिमिडिन बेसिस। हम पढ़ने वाले हैं प्यूरिन बेसिस जो है ये पिरिमिडिन के हमेशा बराबर होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, प्यूरिन बेसिस जो है does not equal to pyrimidine basis। इस तरह से आइए हम स्ट्रक्चर देखते हैं और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड कितने हैं या डीएनए के मॉलिक्यूल्स के नंबर्स कितने हैं, ये सब चीजें अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमें जो है तो कुछ एग्जांपल्स जो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आइए, इन number of
sequences to their nucleotides different in their numbers as different organisms। हमने ये कहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स, यदि हम प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर ले या यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर ले, प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो है वो अलग अलग होगी। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस अलग अलग होंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ जो है तो जीन्स या जीनोम्स की बात कर ले वो भी अलग अलग होंगे। यहां से शुरुआत करते हैं। इन साल 174 हम इसकी बात कर रहे हैं, साल 174 की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होंगे, तो यहाँ बेस पेयर्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ बेसिस, यहाँ बेस पेयर्स की बात करने की बजाय नंबर ऑफ बेसिस देखते हैं। तो नंबर ऑफ बेसिस जो है यहाँ जो है यह इस तरह से होंगे। यहाँ 174 नंबर ऑफ बेसिस जो है तो यहाँ होगा 5 3 8 6 नंबर ऑफ बेसिस। बेस पेयर नहीं है, ध्यान रखिए, यहाँ बेस पेयर नहीं बल्कि बेसिस है। दूसरा हमने कहा लैम्ब्डा फेज। लैम्ब्डा फेज में अगर देखें तो लैम्ब्डा फेज में किस तरह से होगा, नंबर ऑफ बेस पेयर्स होंगे। बेस पेयर्स कितने हैं, तो हमने लिखा यहाँ 48 52, यहाँ कितना कम है, 2 कम है, लास्ट में 2 डिजिट लिख देते हैं। 48 52 इस तरह से बेस पेयर्स होंगे, बेस पेयर्स होंगे यहाँ इस तरह से। देन हमने ई कोलाई की बात करी। ई कोलाई बैक्टीरिया है और ये दोनों जो है ये वायरसेस हैं। तो वायरसेस में देखा हमने बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया ई कोलाई की बात कर रहे हैं हम। तो बैक्टीरिया ई कोलाई में नंबर ऑफ बेस पेयर्स 4.6 into 10 to the power 6। याद रखने के तरीके जो है वो आपको याद रखना ही है। देन ह्यूमन जीनोम की बात कर ले, ह्यूमन जीनोम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो है नंबर ऑफ बेस पेयर्स 3.3 into 10 to the power 9, 3 into 3 9, तो 10 to the power 9 बेस पेयर्स। ये सारे जो है बेस पेयर्स में है, बेस पेयर्स में है इस तरह से। अब यहाँ जो है हमने कहा कि ये जो है ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड नंबर की बात हो रही है, हैप्लॉइड नंबर की बात हो रही है। अगर हम डिप्लॉइड की बात करें, डिप्लॉइड की बात करें तो 3.3 into 10 to the power 9 into 2 या 2 into समथिंग, ये जो है 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स इस तरह से है। तो इस तरह से जो है, हाँ इस तरह से हम पहला एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आइए इसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में सबसे पहले हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात करें। डीऑक्सी राइबो या डीऑक्सी राइबोज भी कहते हैं, राइबोज डीऑक्सी राइबोज से, बट डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी बात कर रहे हैं हम, डीएनए की बात कर रहे हैं। डीएनए जनरली यहां सिंगल स्ट्रैंडेड भी होते हैं एंड डबल स्ट्रैंडेड। हमें पता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज हेरिडिटरी मॉलिक्यूल या मैक्रोमॉलिक्यूल which transmit characters
फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, या पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। उसके पेरेंट्स से जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। डीएनए कंटेंट, अब डीएनए में होता क्या है, डीएनए कंटेंट डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर and nitrogen bases and phosphate, that is न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। आइए तीन चीजें देखी हमने, पहले यहां का हमने डीऑक्सी राइबोस शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेसेस, नाइट्रोजन बेसेस, और तीसरा काम है फॉस्फेट, तीसरा काम है फॉस्फेट। फॉस्फेट जनरली फॉस्फोरिक एसिड के रूप में और डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेसेस। आइए एक एक डील करते हैं। डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर है यानी इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CnH2nON या CH2O होल N, इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला होगा कार्बोहाइड्रेट का। अब डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर का फार्मूला C5, पेंटोज शुगर का हमने H10 और O4 है, यही इंडिकेट करता है, O4 है, यही इंडिकेट करता है कि इसमें से एक ऑक्सीजन कम है। इसका स्ट्रक्चर बताते हैं, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा हमें, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। ये जो है स्ट्रक्चर या इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये शो कर रहा है कि यहाँ जो है तो ये पेंटोज शुगर है। आइए इस तरह से HOH H H H OH H और यहाँ CH2OH। अब ये जो फिफ्थ कार्बन पोजीशन है, हम 1 2 3 4 और फिफ्थ की बात कर रहे हैं। फिफ्थ कार्बन जो है वो रिंग से बाहर है। तो डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर की खासियत क्या है कि यहाँ जो है फिफ्थ कार्बन जो है वो रिंग से बाहर है, और उसी के साथ साथ ये बाहर होने के साथ साथ जो है इस OH ग्रुप से कौन जुड़ेगा, फॉस्फेट जुड़ेगा, फॉस्फेट जुड़ता है, फॉस्फेट जुड़ेगा। इस फॉस्फेट के जुड़ने के कारण यहाँ जो है हम इसे फॉस्फो ईस्टर कहते हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड लिंकेज होगा वो ईस्टर लिंकेज होगा, इसलिए इसे फॉस्फो ईस्टर लिंकेज कहा जाता है या बॉन्ड कहा जाएगा। अब इसी तरह से ये थर्ड पोजीशन में भी फॉस्फेट जुड़ता है। अगर यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ता है तब एक फॉस्फेट यहाँ पे जुड़ा है, एक फॉस्फेट यहाँ पे जुड़ा है, इसीलिए इसे डाई फॉस्फो ईस्टर या फॉस्फो डाई ईस्टर, फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज कहेंगे। इस तरह से ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बना लिया। फर्स्ट कार्बन पोजीशन ये जो है नाइट्रोजन बेसेस से जुड़ेगा। फर्स्ट कार्बन की पोजीशन जो होगी उससे नाइट्रोजन बेसेस जुड़ेंगे, और सेकंड पोजीशन में यहाँ जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन लैक है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। और यह मोर स्टेबल होने के कारण जो है अधिकतर जेनेटिक मटेरियल कहलाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अधिकतर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। तो इस तरह से पहली पोजीशन में हमने डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर की कहानी देखी। पेंटोज शुगर में हमने क्या देखा, 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन है। इस 4 ऑक्सीजन के कारण हम इसे डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। एक ऑक्सीजन लैक है, कम है,
इस कंपैरिजन में इसके एम्पिरिकल फॉर्मूले के आधार पर। इसी तरह से फर्स्ट पोजीशन में कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन बेस से जुड़े हैं। सेकंड पोजीशन में एक ऑक्सीजन लैक है, इसीलिए ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल होने के कारण ये जेनेटिक मटेरियल कहलाता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट या यूकैरियोट का। उसी तरह से थर्ड पोजीशन में फॉस्फेट ज्वाइनिंग हो रहा है। फिफ्थ पोजीशन जो कि रिंग से बाहर है, इसमें भी OH ग्रुप जो है वो फॉस्फेट से जुड़ता है और ये भी फॉस्फेट से जुड़ने के कारण जो है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाते हैं। अब अगर ये दो बॉन्ड बन रहे हैं इनके बीच में तो हम इसे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। आइए नाइट्रोजन बेसेस की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन बेसेस टू टाइप के हैं, हमने देखा है नाइट्रोजन बेसेस प्यूरिन बेसेस और pyrimidine bases। Purine bases adenine and guanine। तो प्यूरिन बेसेस जो है एडेनाइन एंड गुआनिन दोनों ही ये कैसा है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, डबल रिंग है, हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल विद पेंटामर इस तरह से होंगे। यानी इनका रिंग स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, इस तरह से हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ इस तरह से पेंटामर स्ट्रक्चर, इस तरह का रिंग स्ट्रक्चर होगा। इसमें एडेनिन और गुआनिन में डिफरेंस क्या होंगे, तो यहाँ जो छठी पोजीशन है इसमें देन ये जो है तो पहली पोजीशन में इसमें डिफरेंसेस पाए जाएंगे, पहली पोजीशन में और छठी पोजीशन में। इस पोजीशन के डिफरेंसेस के कारण जो है हम एडेनिन या गुआनिन कहते हैं। तो pyrimidine बेसिस इसको भी देखते हैं। pyrimidine बेसिस में मुख्यतः पहले जो है तो क्या होगा, हम लिखते हैं साइटोसिन, देन थायमिन, एंड देन यूरेसिल। ये थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन ये कैसे है, हेक्सागोनल सिंगल रिंग, सिंगल हेक्सागोनल रिंग है। एक ही रिंग होगा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का और इसी के साथ साथ जो है इस हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर में पोजीशन के आधार पर हम यहाँ जो है इसकी पोजीशन के आधार पर इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं। देन यहाँ क्या देखा जाता है, अगर हम यूरेसिल की और थायमिन की कंपैरिजन करेंगे तो थायमिन में CH3 मिथाइल ग्रुप पाया जाएगा एट द पोजीशन ऑफ 6 फिफ्थ, ये पांच पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन में। तो इसीलिए इसे फिफ्थ मिथाइल यूरेसिल कहा जाता है, थायमिन को फिफ्थ मिथाइल यूरेसिल कहा जाता है। और साइटोसिन जो है यहाँ NH3 ग्रुप, देन यहाँ जो है OH, इस तरह से डिफरेंशिएशन पाया जाएगा। इसके बाद हम फॉस्फेट ग्रुप की बात करते हैं। फॉस्फेट PO4, फॉस्फेट की बात करते हैं PO4। अब यहाँ देखिए PO4 जो है इसमें क्या खास बात देखी जाएगी, यहाँ फॉस्फेट जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग होगा, इस तरह से होगा और यहाँ जो है तीन साइड जो है ये लोन पेयर दिखाई देगी। इस कारण इसमें जो है तो फॉस्फेट PO4 में 3 साइड दिखाई देती है। अब यहाँ से ये जो साइड है इस साइड से यहाँ OH ग्रुप फिफ्थ कार्बन की पोजीशन का जो OH ग्रुप है शुगर का, इससे ज्वाइनिंग होता है और फॉस्फेट जो है अगर इससे ज्वाइनिंग होगा तो इस समय जो है वो क्या बनाता है, इस पर बॉन्ड बनाता है। इस तरह से हमने पहला कॉन्सेप्ट देखा। इसमें देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किस तरह से है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसके कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन